हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें हम देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, और उसके बाद फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इस सब पर चर्चा करने के बाद हम क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, और क्लासिफिकेशन सब को समझ लेने के बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबको दो भाग में बांटा गया है। एक है हमारा लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग को हम बायोटिक सबस्टांस भी कहते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक सबस्टांस भी कहते हैं। वी ऑलरेडी अवेयर दैट लिविंग थिंग्स आर दोज व्हिच कैन ब्रीथ, ग्रो एंड मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो और मूव। तो हम जानते हैं, पहले ही से जानते हैं और अनुभव करते हैं कि जितने भी जो जीवित वस्तु हैं वो सांस लेते हैं, उनमें वृद्धि होती है, उनमें गति होता है। उसके अलावा वो सांस ले सकते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, उत्तेजनशीलता होती है। तो इन बातों को हमने देखा। अब हम इसको सिलसिलेवार इसका अध्ययन करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहला क्या होता है कि पहला पॉइंट है इसमें कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी जीवित चीज़ हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका शरीर बना होता है, एक सेल का बना होता है, कोशिका का बना होता है। इसको हम कहेंगे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। A cell is the basic unit of life. It is a structural and functional unit of plants as well as animals. Cells are so small that we cannot see them with our naked eyes. तो ये जो सेल होता है, ये किसी भी जो जीवित प्राणी है, चाहे मतलब प्लांट है, उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ईंट से घर बनता है, एक एक ईंट से, तो ईंट एक यूनिट हो गया। उसी हिसाब से सेल भी एक यूनिट हो गया हमारे शरीर का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो उसका यूनिट क्या हो गया, सेल क्या है, तो उसका एक यूनिट है। और कैसा यूनिट है, तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो ये हो गया, मतलब सेल क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स होता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन इनरमोस्ट रेंज। एक चीज़ और आप समझ लीजिए सेल के बारे में कि ये बहुत छोटा होता है, जिससे हम आँख से नहीं देख सकते हैं। और वहीं ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, तो कितना बड़ा होता है। तो इस हिसाब से इसके साइज में उसको भी एक सेल के ही रूप में ट्रीट किया जाता है, अंडा को। तो उसका साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन सामान्यतया जो जिस अभी हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, हमारा शरीर या प्लांट का जो एक सेल है उसको देखें तो हम माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते हैं। अब द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन इनरमोस्ट रेंज। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड नन इज ए यूनिसेलुलर organism. An organism which consists of many cells is called multicellular organism. तो इसका माने क्या हो गया कि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वहीं हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग, कैट्स, हॉर्सेस और आंट्स, ये सब क्या है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ होता है। उसके बाद हम अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि लिविंग थिंग्स ग्रो। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, वृद्धि होती है। आप एक सीड्स को ज़मीन में बो दीजिए, या फिर क्या देखते हैं कि फिर उसमें से अंकुरण होता है, स्प्राउट होता है, फिर वो बेबी प्लांट होता है, फिर एक मैच्योर प्लांट के रूप में ये हो जाता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो सैपलिंग है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लांट में, तो उसका ग्रो होता है।
तो उसी हिसाब से जो एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, वो फिर चाइल्ड होता है, फिर एडल्ट होता है, और फिर एक मैच्योर आदमी ओल्ड होता है, फिर वो मर जाता है। तो क्या होता है कि हम देख सकते हैं, चाहे वो एक सीड हो, सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड से एक प्लांट तक की एक यात्रा होती है। तो छोटा सा जो बीज है वो पौधा में बढ़ते बढ़ते एक पौधा का रूप लेता है। उसी हिसाब से जो एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है, वो एडल्ट का रूप ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको चाहिए जीवने के लिए और बढ़ने के लिए, पोषण के लिए भोजन चाहिए और वाटर चाहिए। और जैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? फूड और वाटर चाहिए। कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाते हैं? तो क्लोरोफिल और सनलाइट के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से अपना भोजन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। इसी को हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis। तो इस तरह से हो गया। और जितना भी एनिमल्स है वो प्लांट पर है, अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। और एनिमल एक एनिमल दूसरे एनिमल का भक्षण करके भी भोजन करता है। लेकिन वो जिस जीव का भक्षण करता है वो उसका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका भोजन प्लांट ही से प्राप्त होता है। जैसे अगर आप कहिए कि आप हर एक जीव को भोजन के लिए पौधा ही पर निर्भर रहना पड़ता है, तो शेर तो जीव को मार करके खाता है, तो वो तो प्लांट पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसका उत्तर वैज्ञानिकों ने दिया है कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। वो भी जो जिसको वो खाता है, हरिण को, उसको भोजन कैसे प्राप्त होता है? या बकरा को खाता है, उसका भोजन कैसे प्राप्त होता है? उसको तो जो भोजन प्राप्त होता है वो तो प्लांट ही से न प्राप्त होता है। और प्लांट अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसके लिए उनको फूड और उनको वाटर चाहिए और फूड चाहिए। तो जितना भी चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको जीवित रहने के लिए फूड और वाटर की आवश्यकता होती है। अब जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक सब्सटेंस हैं, सबके लिए क्या है कि वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं। श्वसन के द्वारा ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट दे रेस्पायर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स मूव। तो मूवमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड for protection and for their other needs. Movement can be clearly seen in animals. Plants are fixed at one place, however they also move in response to light or gravity. This movement of plants is not easily noticeable. अब इसके बाद अगला पॉइंट पर हम आते हैं कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। तो हम देख सकते हैं कि इसको हम हिंदी में उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो जितना भी जीवित वस्तु है उसको आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श के प्रति या लाइट के प्रति या हीट के प्रति या साउंड के प्रति क्या होता है, तो उनमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको हम प्लांट में और एनिमल में अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड saline media. Plants also respond to different stimuli. The tips of shoot system tends to move towards light. The dropping of a leaf of a touch me not plant is response to the touch stimuli. आप देख सकते हैं कि सूर्यमुखी का जो पौधा होता है सूर्य के पूर्व दिशा में झुका हुआ होता है, या मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उसमें प्लांट झुक जाता है। या मतलब दोपहर के समय में प्लांट आपको मुरझाया हुआ थोड़ा सा मालूम देगा। या एक जो टच मी नोट प्लांट को हिंदी में लाजवंती कहते हैं। लाजवंती क्या होता है? उसके पत्ते को छुइए तो वो सिकुड़ जाएगा, उसको इसलिए उसका नाम छुई मुई भी है। तो इस तरह से हम अलग अलग जीव और पौधों में स्टिमुलाई का अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है उसको
हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपने ही समान जीव को जन्म देते हैं, या एक जीव से दूसरे जीव उसके बीज से उसी का पौधा निकलेगा। जैसे आम है तो आम के पौधा से आम ही का पौधा निकलेगा। तो हर एक जीव अपने ही समान दूसरे जीव को उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, अंग्रेजी में बोलें तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। द यंग वन ग्रो इनटू एडल्ट्स which again reproduce, thus the existence of their species continues. The animals such as hen reproduce by laying eggs. तो इसमें कुछ जीव का प्रजनन होता है, बच्चों का जन्म देते हैं, और कुछ जो है अंडा देते हैं। इसके बाद जितना भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करता है, तो एक्सक्रिएट करता है। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। यूरिया इज एन एक्सक्रिएटरी वेस्टेज ऑफ एनिमल्स एंड इज रिमूव्ड एज यूरिन। तो पेशाब के माध्यम से उसको निकाल दिया जाता है, एक्सक्रिएटरी सबस्टांस को। इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक जो जीवित जीव है, वस्तु है, लिविंग थिंग्स है, उसका एक डिफिनिट लाइफ स्पेन होता है। अब हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया है, उसका जो आयु होता है कुछ घंटे होता है। मच्छर एक का जीवन काल होता है 1 सप्ताह, उसी में उसको पोता पोती बाल बच्चा सब हो जाता है। और वहीं पर जो आदमी का आयु माना गया है 100 से 125 वर्ष तक। और मतलब इसी हिसाब से जितना जीव है सबका अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। हम देखते हैं कि तोता है या कुत्ता है या घड़ियाल है या हाथी है, तो सबका एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है। The life span of bacteria is just a few hours, whereas the life span of tortoise is nearly 120 years. तो हम देख सकते हैं कछुआ 120 वर्ष जीता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसका अलग अलग बेसिस है। अब हम सबसे पहले हम प्लांट के क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, तो on the basis of their height, size and shape, plant can be divided into 3 categories. एक हो गया herbs, दूसरा हो गया shrubs और तीसरा हो गया trees. अब herbs क्या होता है, तो herbs are very small plants. Their height usually ranges from a few centimeter to about 1 meter. तो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक इसका हाइट होता है हर्ब्स का। और सर्ब्स जो होता है वो उसका साइज मीडियम होता है। सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट यूजुअली हैविंग ए हाइट ऑफ 1 मीटर टू अबाउट 3 मीटर्स। तो 1 से 3 मीटर तक इसका साइज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीज का। तो ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट। हम देखते हैं ना बरगद, मैंगो, पीपल, तो ये सब क्या है, तो ये सब जो ट्रीज में आता है। तो हम अगर उदाहरण की बात करें, हर्ब्स के उदाहरण की बात करें, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक अधिकतम उसका ये होता है, उसकी ऊंचाई होती है। तो इसका तना भी सॉफ्ट होता है, ग्रीन स्टेम होता है, जैसे वेजिटेबल, ग्रासेस एंड मेनी फ्लोरिंग प्लांट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। और मतलब सर्ब्स की बात करें तो सर्ब्स में क्या सब आएगा, तो जैसे रात की रानी, बेगनबोलिया, रोज़, कॉटन प्लांट्स। और ट्रीज़ की बात करें तो नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, ये सब आएगा। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, लाइफ बेसिस के आधार पर करें, लाइफ बेसिस के आधार पर करें तो कुछ बहुवार्षीय पौधे होते हैं और कुछ जो है सो 1 साल ही जिनका लाइफ होता है। तो एनुअल, बायनियल्स एंड पेरेनियल्स, ये 3 कैटेगरी होते हैं। तो इसमें जो से एनुअल्स प्लांट है तो उसका 1 साल लाइफ होता है, जैसे हम प्लांट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स, ये सब हो गया। बायनियल्स में क्या होता है, तो ये आपको इसका 2 सीजन के लिए होता है। 1 साल आप रोप दीजिए और फिर वो 2 साल तक चलेगा। कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, तो 2 सीजन में ये फल दे सकता है। उसके बाद पेरेनियल्स आता है। पेरेनियल्स में क्या होता है कि दीज प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। अब एक बार मैंगो, गुआवा सबको, नीम, ये सबको लगा दीजिए तो बहुत दिन तक ये रहेगा, सालों साल तक फल देता रहेगा। बहुवार्षिक फल भी हम इसको कहते हैं, बहुवार्षीय फसल कहिए या बहुवार्षिक पौधा कहिए।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें एक आता है फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम देखते हैं कि एक में जो फूल लगता है और एक में फूल नहीं लगता है। तो जैसे कि मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स व्हाइल अदर डू नॉट हैव फ्लावर्स। प्लांट्स व्हिच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर एंड ग्रासेज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम नहीं फूल देने वाले पौधों की बात करें तो उसमें आएगा एल्गी, मॉसेज, मशरूम, फर्न, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट की बात करें तो कुछ जो स्थलीय पौधे होते हैं और कुछ जलीय होते हैं, जीव का भी इस आधार पर हम कर सकते हैं। तो एक्वेटिक में जैसे क्या सब होता है, इसमें मेसोफाइट्स होते हैं, जेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो ये मेसोफाइट्स क्या होते हैं? तो दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। दे हैव medium size roots and bear normal green leaves. Some examples of mesophytes are mango, tree apple etc. जेरोफाइट्स की बात करें तो ये स्थलीय जीव होते हैं, जैसे कुछ कैक्टस, बबूल, ये सब। और उसके बाद हम हाइड्रोफाइट्स करें तो ये जलीय पौधे होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं, जैसे लोटस, वाटर लिली। तो दीज प्लांट्स नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस दे ग्रो इन वाटर। इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एक हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होगा हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वैसा प्लांट होगा जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के मदद से बनाता है। दिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और अगर हम हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो these plants कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय अदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस हिसाब से न्यूट्रिशन के आधार पर हो गया ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेरोफाइट्स, दूसरा होता है पैरासाइट। स्पेरोफाइट्स क्या होता है? तो स्पेरोफाइट्स आर प्लांट्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, मरे हुए जीव पर जो अपना भोजन जिससे प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम और फंगस। और पैरासाइट्स वो प्लांट होता है जो दूसरे मतलब जैसे अमर बेल की लत्ती होती है, आर्किड्स होता है, तो ये सब पैरासाइटल प्लांट्स होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो ये हो गया हार्बीवोर। ये अब हम एनिमल के बारे में चर्चा करते हैं कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें होता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो उसके बाद फर्गीवोरस आर द एनिमल्स व्हिच ईट फ्रूट्स ओनली। अब इसमें जो हार्बीवोरस है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस वो होता है एनिमल जो इंसेक्ट को खाता है। उसके बाद स्पेरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो डिकेइंग मैटर और प्लांट्स एनिमल को खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। फिर पैरासाइट्स होता है जो ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मोड। इसमें कुछ अंडा देने वाले होते हैं और कुछ जो है सो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। एक हो गया एग लेइंग एनिमल्स, रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। Some animals reproduce by dividing their bodies and some animals do not lay eggs. They directly give birth to their young ones. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। उसके बाद प्लांट्स आर बेसिक सोर्सेज ऑफ ऑल फूड्स। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, शुगर, टी एट्सेट्रा। वुड, रबर, पेपर एंड कॉटन आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मेनी मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल लाइक कैमल एंड हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वी गेट मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक लेदर, वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। और तो इस तरह से दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया लिविंग, दूसरा हो गया नॉन लिविंग। अब लिविंग जो वस्तु हैं, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उसका शरीर। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। इसके बाद लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स मूव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट,
लिविंग थिंग्स हैव ए डिफिनिट लाइफ स्पेन। इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, तो ये हो जाएगा हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में विभाजित करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन की बात करें तो एनुअल, बायएनियल्स, पेरेनियल्स में विभाजित हो गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम फ्लावर की बात करें तो एक होगा फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा होगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम प्लांट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट तो एक होगा टेरेस्ट्रियल प्लांट जो स्थलीय होते हैं या लैंड हैबिटेट्स वाले प्लांट होते हैं, और दूसरा एक्वेटिक हैबिटेट्स वाले होते हैं, मतलब जलीय पौधे होते हैं। तो इसके बाद अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन करें तो एक हो जाएगा ऑटोट्रोप्स, दूसरा हो जाएगा हेट्रोट्रोप्स। और उसके बाद अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। तो बैकबोन के प्रेजेंस के आधार पर और अनुपस्थित रहने के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हो गया वर्टिब्रेट्स और इन वर्टिब्रेट्स में हो गया। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, तो ये हो जाएगा हमारा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, मतलब एक साग सब्जी खाने वाला, दूसरा मांस पर निर्भर रहने वाला, और फिर तीसरा हो गया सर्वाहारी जो मांस और पौधा दोनों को का भक्षण करता है। फिर एक होता है फर्जीवोरस, एक होता है इंसेक्टिवोरस, स्पेरोफाइट्स, पैरासाइट्स। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन के आधार पर करेंगे क्लासिफिकेशन एनिमल्स का, तो कुछ जो अंडा देने वाले होते हैं, अंडा से बच्चा निकलता है, और कुछ जो है सो डायरेक्ट अपने ही समान अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सम लेइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स। तो इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम फिर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह से हम इसको चैप्टर को समझ